नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और फर्दर परफॉर्म है सरकार का मंत्र। गांधी 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगले साल तक भारत को टॉप 50 देशों में लाने का है लक्ष्य। सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुख समेत देश विदेश के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए इसरो 1 महीने का युवा विज्ञानी कार्यक्रम करेगा शुरू। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3 छात्रों को मिलेगा मौका। 24 जनवरी को PSLV C-44 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा दुनिया का सबसे छोटा और हल्का छात्र सैटेलाइट कलाम सेट। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के कथित अवैध खनन मामले में IAS अधिकारी चंद्रकला और समाजवादी पार्टी के नेता समेत 4 लोगों को किया समन। अगले हफ्ते होगी पूछताछ। हमीरपुर जिले में 2012 से 2016 के दौरान अवैध खनन मामले में CBI ने भी दर्ज किया है आपराधिक मुकदमा। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के खारदुंगला में बर्फीले तूफान में फंसे 5 लोगों की मौत। 5 की तलाश जारी। बचाव काम में जुटे सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी। टीम इंडिया ने मेलबर्न वनडे जीतकर 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीती द्विपक्षीय वनडे सीरीज। धोनी के नबाद 87 और केदार जाधव ने नबाद 61 रन का दिया योगदान। युजवेंद्र चहल ने 6 विकेट लेकर किया कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उज्बेकिस्तान, रवांडा, डेनमार्क, चेक गणराज्य और माल्टा के राष्ट्र प्रमुख भी उपस्थित रहे। उनके अलावा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों समेत 30,000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में 9वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मूल मंत्र है सुधार, प्रदर्शन, बदलाव और आगे और बदलाव लाते रहना है। Over the last 4 years, the focus of my government has been to reduce government and enhance governance. The mantra of my government has been reform, perform, transform and further perform. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है और हमारा लक्ष्य अगले साल भारत को इस रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में लाना है। Major international financial institutions like the World Bank and the IMF, as well as agencies like Moody's, have expressed confidence in India's economic journey. We are focused on removing the barriers which were preventing us from achieving our full potential. We will continue the pace and process of reforms and deregulation. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। पिछले 4 सालों में ज्यादातर क्षेत्र को विनिवेश के लिए खोलने से FDI के जरिए करीब $263 बिलियन का निवेश हुआ। We have also made doing business faster,
through digital processes, online transactions, and single point interfaces. In FDI, foreign direct investment, we are one of the most open countries now. Most of the sectors of our economy are now only open for FDI. More than 90% approvals have been put on automatic route. Such measures have propelled our economy into a high growth path. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ उन क्षेत्रों और समुदायों तक पहुंचाना एक चुनौती है जो पीछे रह गए। साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार और बुनियादी सुविधाओं के विकास की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने की भी चुनौती है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित 30,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस लाइक नेवर बिफोर। ये था संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी निवेशकों को। उन्होंने निवेशकों को ये भरोसा भी दिलाया कि जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा और उनका फोकस गवर्नमेंट को कम करने और गवर्नेंस को बढ़ाने पर रहेगा। गांधीनगर से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उद्घाटन के कुछ ही घंटों के भीतर ही वाइब्रेंट गुजरात समिट में उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ रुपए के निवेश की पेशकश की है। कई क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश से व्यापार को बढ़ावा देने और नौकरी के अवसर हासिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा ले रहे उद्योगपतियों ने कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने गुजरात में अगले 10 सालों में कई परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपए की निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, नई तकनीक और डिजिटल क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। We have so far invested nearly 3 lakh crores in the state of Gujarat and created and catalyzed over 1 million livelihood opportunities in Gujarat. In comparison to the past decades, Reliance will double this investment and employment numbers over the next 10 years. उद्योगपति गौतम अडानी ने गुजरात की परियोजनाओं में अगले 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क, कॉपर प्लांट, सीमेंट प्लांट और लिथियम बैटरी विनिर्माण शामिल है। टाटा समूह भी गुजरात में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में निवेश करने की योजना तैयार कर रहा है। इंटीग्रेटेड लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपांड आवर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। ओवरऑल we anticipate a total rupees 55,000 crores of investment in all these projects. This will lead to the creation of over 50,000 new direct and indirect jobs in the state of Gujarat. Our hotels business, our airlines business are significantly integrated with the state of Gujarat and the tourism opportunity that it presents. So we see Gujarat as a big partner for the Tata Group. जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 2020 तक गुजरात में तीसरा प्लांट लगाने की बात कही है। इस प्लांट में नई हाइब्रिड किस्म की कारें टोयोटा के तकनीकी सहयोग से बनाई जाएंगी। First vehicle assembly plant of Suzuki Motor Gujarat was inaugurated in September 2017. The second plant will start shortly. We plan to commission the third assembly plant in 2020. गुजरात सरकार ने राज्य में निवेश करने के लिए 3 कैटेगरी में निवेश प्रस्ताव, रणनीतिक साझेदारी और स्टार्टअप के लिए उद्यमियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। 3 दिन तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई राउंड टेबल्स, कई कॉन्फ्रेंसेस, कई बायलैटरल्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। ऐसे में गुजरात सरकार का मानना महागठबंधन और फेडरल फ्रंट को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुर्खियों में रही।
मौका था उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन का ऐलान। अब सबकी निगाहें कोलकाता में शनिवार को होने वाली ममता बनर्जी की विपक्षी एकजुटता रैली पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस रैली में 12 से ज्यादा राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। And Federal Front, of course, I will say, I'm not saying the name, but Federal Party, the state party, they will be the decision-making factor this time. आरजेडी, जेडीएस, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, एनसीपी और जेवीएम ने रैली में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी की रैली को अपना समर्थन जताया है। सारी संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, सारी रवायतें औंधे मुंह गिरी हुई हैं। इसमें इस रैली की उस तरह से भूमिका देखी। जहां जहां जिन पार्टियों की, रीजनल पार्टियों की, नेशनल पार्टियों का जो कुछ भी पोजीशन है उसके मुताबिक वहाँ पर जो है वो गठबंधन हो। और इस गठबंधन की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के भी 2 बड़े नेता जो हैं उसमें शरीक होंगे। पार्टी के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी और मैं खुद, हम तीनों लोग पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी जी द्वारा बुलाई गई रैली में सम्मिलित होंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विपक्षी दलों की रैली को विरोधाभासों का सम्मेलन करार दिया है। जो फ्रंट की बात हो रही है, क्या ये यूनाइटेड इंडिया है या डिवाइडेड इंडिया की तैयारी है? और उन्होंने कहा एक समिट कर रहे हैं, तो समिट की बात हम लोग सुनते हैं, लेकिन क्या ये समिट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है, विरोधाभास है? क्या ये समिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है? इन सवालों का उत्तर इस कॉन्क्लेव में पूछना चाहिए। महागठबंधन की कोशिशों के बीच इन राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी सामने आ रहे हैं। सीपीएम और दूसरे वाम दलों ने रैली से दूरी बनाने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस ने बंगलुरु में आज कर्नाटक पार्टी विधायकों की बैठक में शामिल नहीं होने वाले 4 विधायकों को नोटिस जारी करेगी। विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विधायकों से नोटिस का जवाब मिलने के बाद पार्टी हाईकमान और नेता अगले कदम का फैसला करेंगे। कांग्रेस ने कई विधायकों की नाराजगी के बीच अपनी ताकत दिखाने के लिए बैठक बुलाई थी। पार्टी ने कहा है कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले 2 विधायकों ने निजी वजहों से इसमें शामिल नहीं होने की बात कही है। They have taken to Delhi, and our people are going to discuss the parliament candidates and dot and other issues, because all MLA, if they start speaking here only, it is not nice. It is better to take them out and listen to them hours together, so that we will settle parliament candidates, seats, and also drought and other issues will also peacefully discuss. और सेना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को भर्ती करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। तो ये एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनकी संख्या, उनका योगदान बढ़ सके, इसके लिए मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है। और आइए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया से। सीधा न्यूज़ रूम का रुख करेंगे। विशाल, ऐतिहासिक फैसला है, सबसे पहले तो इसके बारे में और जानकारी चाहेंगे। जी अमृता, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले ये घोषणा की गई है रक्षा मंत्री की तरफ से कि जो सेना पुलिस है उसमें अधिकारियों से नीचे का जो रैंक है, जो दर्जा है, उसमें महिलाओं की भर्ती की जाएगी। और ये जो महिला जब उनकी जो भर्ती होगी तो उनकी जो जिम्मेदारियां होंगी उनमें जो सेना पुलिस की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो क्राउड कंट्रोल हो या फिर जो सैन्य इलाके हैं उनमें जिस तरह से कानून का पालन हो वो, या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जो तालमेल बनाना है, उस तरह की जो ड्यूटी है वो इन सभी महिलाओं की जिम्मेदारी होगी। और
जो फैसला आया है उसके मुताबिक एक ग्रेजुअल तरीके से, यानी कि धीरे धीरे करके जो महिलाओं की भर्ती है सेना पुलिस में उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा और इसको लगभग उस लेवल तक लेके आया जाएगा जब इनकी संख्या यानी कि महिलाओं की संख्या सेना पुलिस में लगभग 20% के आसपास होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है अमृता, और ऐतिहासिक भी। जी, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और उत्तर प्रदेश के कथित अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला और समाजवादी पार्टी के एक नेता समेत 4 लोगों को समन जारी किया है। चंद्रकला और समाजवादी पार्टी एमएलसी रमेश कुमार मिश्रा को अगले हफ्ते लखनऊ में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। 2 और अधिकारियों को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसी तरह समन जारी किया गया है। हमीरपुर इलाके में 2012 से 2016 के दौरान अवैध खनन मामले में सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और इसरो 1 महीने का युवा विज्ञानी कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर एक राज्य से 3 विद्यार्थी चुने जाएंगे। उन्हें शिक्षित किया जाएगा और शोध और विकास प्रक्रिया से जुड़ी प्रयोगशालाओं तक उनकी पहुंच बनाई जाएगी ताकि वे उपग्रह बनाने का वास्तविक अनुभव हासिल हो सके। मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने इस बात की जानकारी दी। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि त्रिपुरा में इनक्यूबेशन सेंटर विकसित किया गया है और त्रिची, नागपुर, राउरकेला और इंदौर में 4 और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। This is Young Scientist Program. Under this program, ISRO is announcing that 3 students from each state and union territory, that is 29 states and 7 union territories, totally 36 entity into 3 students from each state. They will be taken, selected to ISRO for a young scientist program for about 1 month. This program is similar to the one being used by NASA for bringing the students to their lab. और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के खारदुंगला में आए बर्फीले तूफान के बाद 10 लोग बर्फ के नीचे दब गए हैं। अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। इस बर्फीले तूफान में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का काम तेजी से हो रहा है। सीमा सड़क संगठन की माने तो सुबह 7 बजे बर्फीला तूफान आया था और इस दौरान वहां से गुजर रहे 10 लोग इस तूफान की चपेट में आ गए। चश्मदीदों के मुताबिक बर्फीले तूफान ने एक स्कॉर्पियो कार को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बर्फीले तूफान और लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद से ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना, एयरफोर्स और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। और केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया की गांधी पदयात्रा का 3रा दिन है। आज उनके साथ भावनगर में हो रही इस यात्रा में तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की टीम भी जुड़ी, जो महात्मा गांधी के विचारों को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रही है। और आज मैं देख रहा हूँ ज्यादा युवा लोग यात्रा में जुड़ रहे हैं और 100-200 नहीं, हर दिन 1000 की संख्या में, 1500 की संख्या में सारे राज्य से आके युवा जुड़ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया से ये पदयात्रा कैसे आगे चल रही है उसके लिए उससे वो संपर्क में आ रहे हैं और उसके बाद उसकी रिप्लाई आती है। बिल्कुल, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस मुहिम का हिस्सा है और गांधी जी के विचार पर हम लोग जो चल रहे हैं, आज की युवा पीढ़ियों को हम लोग एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और गांधी जयंती मतलब सिर्फ 2
अक्टूबर मतलब गांधी जयंती यहाँ तक सीमित ना रहते हुए उनके विचारों को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, हम लोग ये पद यात्रा कर रहे हैं उनके विचारों पे चलने की। तो एक बहुत ही अद्भुत सा माहौल यहाँ पे हुआ है और हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम लोग इस पदयात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। असित मोदी जी को हम देखते हैं कि अपने सीरियल्स में अधिकतर वो गांधी जी के बारे में विचार का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अभी क्या ग्राउंड पे क्या है? गांधी विचार से मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ और आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखेंगे गांधी विचार है, जहाँ अब्दुल भाई और सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। और आज आनंद इस बात का है कि मनसुख भाई ने ये 150वीं जन्म जयंती के ऊपर ये पद यात्रा का जो आयोजन किया गाँव में, नॉर्मली लोग प्रसिद्धि के लिए शहरों में करते हैं। ने जैसे कहा कि गांधी जी पत्रकार थे, उनके विचारों पर अगर एक कदम भी चल सकूं तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। जो आज मनसुख भाई ने ये बीड़ा उठाया है और जो कार्य कर रहे हैं, हम सुबह से चल रहे हैं, गांव-गांव में देख रहे हैं। ये मैं मीडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि गांव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, उनके वो मतलब उनके वंदन करते हैं, या सबसे जो छोटा बेटा होता है, बेटी होती है, उनके साथ चलते हैं। गांव में जो किसान है, जो मतलब कारपेंट्री का काम करते हैं, उनको बुला बुला कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड लेवल का काम हो रहा है, ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक यज्ञ है और हम इसका हिस्सा है। ये जानकर मतलब हम अपने आप को खुद मतलब बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हम इसका हिस्सा है। गांधी जी का जो जीवंत रूप है आपने नेता के तौर पर भी निभाया, आपको क्या लगता है कि युवाओं में, बच्चों में उन गांधी जी की जो आज की छवि है वो कैसे देखते हैं उनको? ये पद यात्रा के कारण और पदयात्रा का जो उद्देश्य है बुनियादी शिक्षण का और चारित्र घड़तर का, उससे लेकर काफी उत्साह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये यात्रा के दौरान गांधी जी के मूल्यों के जो 11 महाव्रत है, वो महाव्रत पर मीटिंग्स हो रही है और हर गांव में हर एक एक्सपर्ट वक्ता हर एक मूल्य पर बोल रहा है। इसके कारण गांधी जी का मूल्यों का बहुत प्रचार हो रहा है। गांधी जी के जो विचार है उनको लेकर इस यात्रा में उत्साह है और सबसे बड़ा जो मकसद ये है कि गांधी जी के विचार, खासकर शिक्षा को लेकर उनका प्रचार प्रसार हो और आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, इसका गांधी जी की शिक्षा, उनका प्रसार हो, ये आज समय की जरूरत है और इस यात्रा का शायद वही मकसद है। भावनगर में ओम प्रकाश कैमरामैन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा के सचिव पीपीके रामाचार्यलू ने कहा कि तमाम कानूनी प्रावधानों और नियमों के बावजूद लैंगिक समानता के मसले पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न और असमानता जैसे मसलों पर जागरूकता के साथ मानसिकता में बदलाव जरूरी है। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित 2 दिन के वर्कशॉप के समापन के मौके पर यह बात कही। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे पर राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित 2 दिन की वर्कशॉप का सचिव राज्यसभा पीपीके रामाचार्यलू ने समापन किया। राज्यसभा के सचिव पीपीके रामाचार्यलू ने कहा कि महिलाओं से जुड़े कानूनों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि स्थिति में बहुत सुधार की जरूरत है। Which suggests that in India there has been a steady decline in the participation of women and employment of women in the workforce. And our IMF, one of the IMF reports has suggested that if women are employed at the same level as men are employed, our GDP can grow to the level of 27%. So we can very well imagine to what extent we can grow if we give equal participation to women and treat them as equal partners in our economic activity, social activity and in our workplace. सचिव राज्यसभा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्ययन बताता है कि अगर महिलाओं और पुरुषों की श्रम में समान भागीदारी हो तो भारत की जीडीपी में 27% विस्तार हो सकता है। शुक्रवार को कार्यशाला में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ज्योतिका कालरा ने महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न निवारक अधिनियम 2013 के तहत तमाम मुद्दों से सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया। Penal consequences, it's only when a woman dies or she is being beaten that law's protection is beaten mercilessly. There's a law included economic violence, emotional violence, physical violence. Like if even your salary, if the salary of a woman is being taken by the in-laws or the husband, that is also treated as part of the domestic violence. Emotional violence, if a woman is being abused in names and if she is not able to bear a son, kind of a things. So that we reach to that level that
women started identifying and asserting that in the house that I have every right to live with dignity. Not that I should not be insulted, but I have the right to live with dignity, to take my own decision. राज्यसभा सचिवालय के ट्रेनिंग सेल की ओर से आयोजित इस वर्कशॉप में दूसरे दिन प्रोफेसर LR अग्रवाल ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बहुत से जरूरी सवालों को उठाया। You say that you are welcoming such behavior from 99 persons. Why you are not welcoming it from me? That is not your choice. It is the personal choice of the women. If it is unwelcome when you say something and welcome when somebody else says this thing, then it is subjective to that recipient of that comment. 2 दिन तक चले इस वर्कशॉप में राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने इस वर्कशॉप का गुरुवार को उद्घाटन किया था। इस आयोजन से लोगों को तमाम पक्षों को जानने और समझने का मौका मिला। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेल की। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। मेलबर्न वनडे में धोनी के नाबाद 87 रन और केदार जाधव के नाबाद 61 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। केदार जाधव ने 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने को कहा। युवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 48.4 ओवर्स में 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। चहल ने 42 रन देकर 6 विकेट झटके, उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कुल 193 रन बनाए और उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।